एवरीवन, वेलकम टू द बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। इससे पहले के वीडियोज में हमने प्राचीन भारत के इतिहास को पूरा कवर किया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मध्यकालीन भारत का इतिहास रहेगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछे गए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो भारत पर मुस्लिम आक्रमण से शुरू होता है। तो इससे पहले छोटा सा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, और ये अरब क्षेत्र से इसने आक्रमण किया था। और अगर पूछा जाए कि प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था, तुर्क मुसलमान जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो वो सुबुक्तगीन था। ठीक है, और इसी का जो सन है या पुत्र है वो मोहम्मद गजनवी है, जिसने कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, अब वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है वो भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। और उसने 1192 से लेकर 1206 तक गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1178 में पराजित हुआ था। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इस समय गुजरात का अहिंदलवाड़ चालुक्य शासक, ये इंपॉर्टेंट रखना है, चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उस समय मूलराज द्वितीय की संरक्षिका उसकी विधवा माता नायका देवी ने गोरी के विरुद्ध चालुक्य सेना का नेतृत्व किया था। माउंट आबू पर्वत के पास कसाहरादा, ठीक है, कहीं कहीं आपको ये कायदरा का युद्ध भी दिखेगा। तो में चालुक्य या सोलंकी सेना ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ठीक है, इससे संबंधित एक डिस्प्यूट भी है कि कुछ स्रोतों में भीम द्वितीय का भी नाम आपको मिलेगा, लेकिन जो बीपीएससी ने आंसर माना है आप उसी के साथ जाएं तो बेहतर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है और गुलाम वंश। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वो 1206 से लेकर 1210 तक जो दिल्ली का वो उसने प्रशासन संभाला। और इसके बारे में दिया गया है कि उसे कुरान खा भी बोला जाता था, उसे लाख बख्श भी बोला जाता था, लाखों का दान देने वाला। और इसमें ऐसा भी अब बीपीएससी पूछने लगा है, जैसे पिछली बार पूछा गया था कि मालिक कफूर को कहाँ से खरीदा गया था। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ से खरीदा गया था। तो बचपन में उसे नीसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ठीक है, नीसापुर जगह है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बीपीएससी फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चन पूछ दे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। उसे फिर नीसापुर से गजनी लाया गया और वहाँ उसे मोहम्मद गोरी ने खरीदा और गोरी ने उसे आमीर ए आखूर पद पर प्रोन्नत कर दिया। ठीक है, पद भी पूछा जाता है बीपीएससी में। और इसके बाद है वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, और उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की और अपने आप को मलिक और सिपह सलार की पदवियों से अपने आप को संतुष्ट रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो वो लाहौर थी। और लाहौर राजधानी रखने के पीछे उसका मुख्य कारण था कि जो उत्तराधिकारी थे मोहम्मद गोरी के, वो यलदौज और कुबाचा भी उसके उत्तराधिकारी के रूप में चैलेंज कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो उनसे बचने के लिए वो उसने लाहौर, अपनी राजधानी को लाहौर तक ही रखा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो ये कौन था, इल्तुतमिश। इसने बगदाद के खलीफा से खिलत प्राप्त किया था या सैद्धांतिक रूप से मान्यता प्राप्त की थी। सैद्धांतिक रूप से खलीफा के अधीन उसने शासन को संचालित किया था। ठीक है, तो साम्राज्य दारुल इस्लाम, तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। किसे, तो ये था मलिक जानी। ठीक है, मलिक जानी। और इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज और शाही सेना के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, तेलियागढ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीपीएससी इसके आसपास ही क्वेश्चन बनाएगा। तो इसीलिए जो भी इस पर एक्सप्लेनेशन है उसको आप ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा है, तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट है। जियाउद्दीन बर्नी के पुस्तक का नाम है तारीख फिरोज शाही। ठीक है, फिरोज शाही है। आगे चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर में बलबन के राजत्व
की अवधारणा को समझते हुए कहा कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हैं। ठीक है, और बीपीएससी ने इसमें बी सही माना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इससे। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किनशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया? तो ये कौन था? तो ये बलबन था। ठीक है, इसे नियाबत खुदाई कहा जाता था। जो उसने थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट दिया उसे नियाबत खुदाई कहा जाता था बलबन के द्वारा। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि थी। ये देखिए नियाबत खुदाई जो वर्ड है यहाँ पे आया, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। ठीक है, आपको वेस्टर्न फिलोसफी में भी ये मिल जाएगा, डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट किंग्स, ये सब मिल जाएगा आपको। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिल्लल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए किया गया था? तो ये बलबन के लिए किया गया था। किस सुल्तान ने किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो ये बलबन था। ठीक है, तो ये रक्त और लौह की नीति बलबन है। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। मतलब जितने भी विद्रोह होते हैं उसका निर्ममतापूर्ण दमन करना, इसे रक्त और लौह की नीति से संबंधित है। ये बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। हमने पढ़ा है इसको। अगला क्वेश्चन है, तुगरिल खान ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया? तो ये बलबन के दौरान उन्होंने विद्रोह किया था। और तुगरिल खान जो था वो बंगाल का सूबेदार था, और उसने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर उसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए तथा खुतबा भी पढ़ाया। इससे संबंधित रहा। और इसके आगे डिटेल है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुगरिल अंत में पकड़ा गया और बलबन ने अपने पुत्र बुगड़ा खां को बंगाल की इख्तियारी सौंप दी। ठीक है, किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? तो वो बलबन था। इससे रिलेटेड और भी है, सिजदा या पैबोस की जो प्रथा है उसने ही शुरू की थी। सिजदा, पैबोस, ये सब जो फारसी प्रथाएं हैं इसको भी शुरू करने वाला बलबन ही था। ठीक है, यहाँ पे डिटेल दिया गया है वो चीज़। और नौरोज जो है वो ईरानी नववर्ष है जिसे फारसी नववर्ष के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है खिलजी वंश से रिलेटेड। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 में कैकोबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किला खोड़ी में अपना राज्याभिषेक कराया। और एक बात और ध्यान देना है कि जलालुद्दीन खिलजी के जो सत्ता प्राप्त करने की जो विरोध हुआ था उसको खिलजी रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकता है खिलजी रिवॉल्यूशन से संबंधित कौन है? तो ये जलालुद्दीन खिलजी है। और रिवॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो खिलजी जो जाति थी या जनजाति थी वो माना जाता था निम्न कुल की है। ठीक है, तो ये पहली बार जो इलाइट जो शासक वर्ग था उसको अपदस्थ करके कोई जो निम्न कुल या जनजाति जो है पावर में आई थी, इसके कारण इसको खिलजी रिवॉल्यूशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये किसका कथन है? तो ये A.L. श्रीवास्तव का कथन है, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अपनी पुस्तक द सल्तनत ऑफ दिल्ली में इस चीज की चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व किनशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत और नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने किसके संदर्भ में कहा है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कहा है और इससे संबंधित डिटेल दिया गया है, इसे आप एक बार देख लें। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो वो जफर खान थे। और अगला क्वेश्चन है जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। हाल में इसमें मूवी भी आई थी जो काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा था। और 1540 जो समय है वो शेरशाह सूरी का काल है जिस दौरान पद्मावत लिखी गई थी। ठीक है,
और इसका जो पद्मावत का जो आधार है वो अमीर खुसरो ने जो एक अपनी रचना की थी जिसमें सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया था, उसी को आधार बना के मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत को लिखा था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो ये राणा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव थे। इसको ये इंपॉर्टेंट है, खासकर अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण विजय है उससे संबंधित क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो आप अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण विजय है उस पर विशेष ध्यान रखें। अलाउद्दीन खिलजी, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव वंश, वहाँ यादव वंश शासन में था, का शासक रामचंद्र देव था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया और वहाँ के जो शासक हैं उनको प्रतिवर्ष कर देने को प्राप्त किया। और ठीक है, आगे की कहानी है जो कि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये अलाउद्दीन के खिलजी के समय। ठीक है, खालसा भूमि सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, इरदार, इनाम या वक्फ, ठीक है, के रूप में मिली थी। जो भी प्रशासन या फिर जो राजा होता था, जो भी लोगों को जो भूमि दान में देता था, इनाम के में देता था, उनको वापस अलाउद्दीन खिलजी ने ले लिया। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व का दावा किया? ठीक है, फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किया। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया और जिसे अनाज के रूप में लेने पर जोर किया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश जो था वो भू राजस्व का 1/3 के करीब से अधिक नहीं लिया था उन्होंने। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, उन्होंने भी अलाउद्दीन की भांति 50% ही लिया। ठीक है, यद्यपि प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में सी माना है, यानी अलाउद्दीन खिलजी माना है, तो आप भी इसे वही मानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की द्वारा दार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? दार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दार समुद्र, ठीक है, होयसल की राजधानी दार समुद्र थी, ये पूछा जा सकता है। वहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों के विजय का श्रेय मलिक कफूर को ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि मलिक कफूर को कहाँ से खरीदा गया था। ठीक है, किसने खरीदा था? उसका आंसर नुसरत शाह था। 71st बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, होयसल से संबंधित और भी फैक्ट है कि होयसल जो काल था वो बेसर शैली के जो मंदिर निर्माण कला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो जलालुद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा जो एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे। एक क्वेश्चन पूछा गया है किसी पीसीएस में, मुझे याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि ये बीपीएससी में पूछा गया है या किसी में, कि किसने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी संभवतः पहला शासक था जिसने निजामुद्दीन की महानता प्रसिद्धि सुनकर उन्हें कुछ गांव की पेशकश की तथा उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने मना कर दिया निजामुद्दीन औलिया ने और कहा कि मेरे खानका के 2 द्वार हैं, सुल्तान एक से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे से बाहर जाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे हम आज पीडीएस के नाम से जानते हैं, हालांकि उसका फॉर्म ऐसा नहीं होगा, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वो मेनली अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में रखना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे लगातार मंगोलों का आक्रमण और आंतरिक विद्रोह काफ़ी होते थे, तो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना जरूरी था, क्योंकि उससे आर्मी जो थी वो काफ़ी स्टेबल होती अगर अर्थव्यवस्था में कंट्रोल में होता। तो इसीलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य मार्केट जो पॉलिसीज हैं अलाउद्दीन खिलजी ने इम्प्लीमेंट किए थे। मालिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? देखिए, हमने ऊपर चर्चा की थी, तो इसे नुसरत खान ने खरीदा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसे 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। दिनार मतलब ये मुद्रा से रिलेटेड है,
अगर इसको कोई अगर कंफ्यूज होते हैं तो दिनार मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। ठीक है, केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। तो आंसर हो जाएगा ई। और सबसे पहले मान्यता किसने प्राप्त की थी? तो इल्तुतमिश ने। अगला हमारा क्वेश्चन है तुगलक वंश से संबंधित, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ये बहलोल लोदी थे। इनका टाइमलाइन दिया हुआ है, देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 20 वर्ष तक शासन किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 26 वर्ष तक शासन किया और बलबन ने करीब 20 से 21 वर्ष। और लोदी वंश के जो संस्थापक बहलोल लोदी थे, इन्होंने 38 वर्ष के आसपास शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। और इसके लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर को खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज तुगलक होगा इसका उत्तर। और उसके लिए उन्होंने पृथक विभाग दीवाने बंदगान का भी गठन किया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, एक खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक भी फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। और दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए उसने। बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी उपाय किए। किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। और फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर, ये इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी पूछा जाएगा, हक ए सर्व किसने लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए राही नहरों का प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का लगभग 1.10 अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। जो कि नहरों के पानी का यूज करते थे, उनको 1/10 जो भाग है कर का, वो अतिरिक्त देना पड़ता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ था। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तैमूर का जो आक्रमण हुआ था 1398 1398, दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश की शक्ति को अत्यंत कमजोर कर दिया था तैमूर के आक्रमण ने, और उसके पतन को तीव्र कर दिया। 1412 में नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया। ठीक है, अंतिम शासक जो था नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिलज खां ने पराजित कर दिया। ठीक है, खिलज खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो लोदी वंश से संबंधित है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये बसाया था सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी से संबंधित एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया था और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति का प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय आरंभ हुआ। ठीक है, नाप का पैमाना है ये गज ए सिकंदरी। और निर्धनों के लिए उसने मुफ्त भोजन की व्यवस्था की और उसने योग्य व्यक्तियों की सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। वह स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया जिसका नाम फरहंग ए सिकंदरी रखा। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। ठीक है, तो ये गायन विद्या से संबंधित है, लज्जत ए सिकंदर शाही। और जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है वो क्या है? फरहंग ए सिकंदरी। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का भी बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, गुलरुखी उपनाम से वह कविताएं भी लिखता था। अगला हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड।
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी, याद रखना है, 1336 में। और हरिहर बुक्का के इसमें है, इसकी राजधानी जो थी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो ये हरिहर द्वितीय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? ठीक है, तो ये कुली कुतुब शाह हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध गोलकोंडा सुल्तान कुली कुतुब शाह से लड़ा था। और गोलकोंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने ही की थी, जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के युद्ध में व्यस्त थे। आगे के डिस्कशन को उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो भू राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि की भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था, उपज का 1/6 जो है भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। और उसके आगे देखते हैं हम, वास्तव में भूमि उपज का आधार यह 1/6 से 1/3 के बीच होता था। शिष्ट भूमि कर नामक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, शिष्ट बोलते थे भूमि कर को। केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 या अस्थवन कहा जाता था। राजस्व विभाग का नाम क्या था? 98। अगला हमारा क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो यह हम्पी में मिलते हैं। और जो वर्तमान हम्पी है वो कर्नाटक में स्थित है। और यह हम्पी जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? नागलपुरम एक जगह का नाम है, तो वो कृष्णदेव राय थे। उन्होंने नागलपुरम जो शहर है उसकी स्थापना की थी। और ये तुलु वंश के शासक थे। इन्हें विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। उन्होंने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागलमपुरम, जो वर्तमान में नागलपुरम जिसे कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है, की स्थापना की थी। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, 1565 में हुआ। और युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इसमें बड़ार जो था वो शामिल नहीं था। और ये जो युद्ध था तालीकोटा में लड़ा गया था। चलिए अब अगले टॉपिक्स पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रशासन। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में मैं कुछ बातें जो है वो ऐड करना चाहूँगा। विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी आयंगर और नायकर व्यवस्था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आयंगर और नायकर व्यवस्था। तो आयंगर व्यवस्था थी वो ग्रामीण प्रशासन से संबंधित थी, और जो नायकर व्यवस्था थी वो सैन्य प्रशासन से संबंधित थी, जिसमें आम्रम भूमि दान में दी जाती थी। और एक है कृष्णदेव राय के बारे में, कि जो कृष्णदेव राय हैं इनके जो दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, अष्टदिग्गज। ठीक है, ये 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एडेड इंफॉर्मेशन था। अब हम वापस अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। दीवाने अर्ज विभाग की विभाग संबंधित था किस चीज़ से? तो रक्षा विभाग से। ठीक है, और इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। और इस विभाग का प्रमुख जो था वो आरजे मुमालिक कहलाता था। वह सैन्य मामलों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। वह एकता धारकों द्वारा रखी गई सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण करता था। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो ये कर है, इसका उत्तर हो जाएगा खराज, उश्र, मुक्तई। ठीक है, ये भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर है। खुम्स जो है मेनली लूट की, जो लूट के से जो भी चीज़ें प्राप्त होती थी उससे संबंधित है। खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं आपको टेस्ट सीरीज में भी दिख जाएगा कि खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होने वाला धन था। इस लूट का 4/5 भाग जो है सैनिकों में बांट दिया जाता था, और 1/5 भाग जो है वो राजकोष में होता था।
अलाउद्दीन खिलजी के समय ये उल्टा कर दिया गया था। 4/4 अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये उल्टा कर दिया गया था। 4/5 भाग जो था राजकोष में और 1/5 भाग जो था वो सैनिकों में। जवाबित का संबंध किससे था? तो ये राज्य कानून से था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पहले भी पूछा गया था। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो ये गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। खूत और मुकद्दम, ये यही चीज़ों को एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है। सल्तनत काल में सिक्के, टंका, संसगनी, जीतल किन धातुओं के थे? तो ये चांदी और तांबा के थे। ठीक है। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है क्योंकि उसने 2 प्रमुख सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में कला और स्थापत्य, इसमें पहला क्वेश्चन है, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये मस्जिद है। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में है ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण किया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको जो एंड हुआ था, मतलब काम फिनिश हुआ था, वो इल्तुतमिश के समय। और ये नीचे दिया भी गया है ये चीज। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। इसमें कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश के समय इसका कार्य पूरा हुआ। और ये प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया है। जो गोलाकार और पंचमंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण कराया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इस प्रकार कुतुब मीनार 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और ये इसका निर्माण लाल पत्थर होता था, संगमरमर के द्वारा हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित साहित्य के बारे में। तबकात नासरी के लेखक कौन है? तो ये मिन्हाज उस सिराज हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो ये रेहला के रूप में जाना जाता है। इब्न बतूता का जो वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत, उसे रेहला के नाम से जाना जाता है। और इब्न बतूता जो थे अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। और उसने जो रेहला लिखा है वो अरबी भाषा में लिखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी, वही पद्मावत इन्होंने लिखी थी। अखड़ावट भी इन्होंने लिखी है। और आखिरी कलाम में से पद्मावत हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो ये दरिया साहब थे। ठीक है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना। अगला हमारा क्वेश्चन है, चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो चचनामा का फारसी अनुवाद किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। आगे हम बढ़ते हैं। तारीख फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये शम्स सिराज अफीक। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तारीख फिरोजशाही शम्स सिराज अफीक जियाउद्दीन बर्नी द्वारा 2 अलग अलग फारसी ग्रंथ है जिनका शीर्षक समान है। प्रश्न विकल्पों में ये सही उत्तर है। ठीक है, तारीख फिरोजशाही जो है वो शम्स सिराज अफीक के द्वारा भी लिखी गई है और सेम जो है नेम से जियाउद्दीन बर्नी द्वारा भी ये पुस्तक लिखी गई है। दोनों लेकिन अलग अलग फारसी ग्रंथ है। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में कागज का प्रथम प्रयोग लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान आरंभ हुआ। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में कागज पर लिखे दस्तावेज प्रकट होने लगे थे। 12वीं और 13वीं शताब्दी में पांडुलिपियों एवं शाही अभिलेखों में कागज का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंतिम उत्तर पत्रक में विकल्प ए को सही उत्तर चुना गया था, तो आप 12वीं शताब्दी मानेंगे। ठीक है, भारत में कागज का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो 12वीं शताब्दी में। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश के बारे में अगला हमारा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, बहमनी राज के संस्थापक कौन थे? तो ये अलाउद्दीन हसन थे। कहीं कहीं आपको इनका नाम बहमन शाह भी मिल जाएगा। ठीक है,
और इसमें आगे हम इसका डिस्कशन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। और जफर खां या हसन गंगू भी इनका एक नाम है, नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है। नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी जो थी हसनाबाद रखी। और इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित हमारा अगला टॉपिक है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। हाँ, अगला हमारा क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो उसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये उन्होंने, उत्तर हो जाएगा इसका बी, उत्तर भारत में उन्होंने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो ये फिरदौसिया सिलसिला था। ठीक है, इस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में भी हुई थी। और इससे संबंधित जो सूफी शेख हैं वो सरफुद्दीन याहिया मनेरी हैं, मनेर शरीफ जिनके नाम से अभी फेमस है। शेख मनेरी बिहार में इस सिलसिले के प्रमुख प्रचारक थे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो मुगल वंश से संबंधित है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो बाबर से संबंधित है। पहला जो क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया का तुर्किस्तान क्षेत्र था। दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो उसकी सैन्य कुशलता उसकी जीत के पीछे मुख्य कारण था। हालांकि इसमें तुगलमा पद्धति का भी प्रयोग हुआ था, जिसमें जो सेना है उसको लेफ्ट, राइट और सेंटर में बांटकर आक्रमण किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मुख्य कारण पूछा गया है तो उसकी सैन्य कुशलता होगी, और जिसमें कि सारे डायमेंशंस कवर हो जाते हैं। तो इसके डिस्कशन को भी एक बार देख लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो 15 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। उसके आगे भी दिया गया है कि बाबर की सैन्य संख्या लोदी से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। ये ऑप्शन गलत है। इससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हो चुका था। बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध बहमनी साम्राज्य ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था, और जो वो उसका शासक था बहमनी का, वो मोहम्मद शाह था जिसने बारूद का प्रथम प्रयोग किया था। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ये भी गलत है। दिल्ली सल्तनत से ही मेहराब और गुंबद का प्रयोग बनना शुरू हो गया था। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, सही है यह स्टेटमेंट। और चौथा स्टेटमेंट है, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी सही है स्टेटमेंट। तो आंसर हो जाएगा ए, 3 और 4। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बाबर के आगमन के फलस्वरूप भारत में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। बाबर पृथ्वीवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। ठीक है, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में एडी। बाबर के आगमन के कारण भारत में सर्वप्रथम युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ठीक है, पानीपत की प्रथम युद्ध में उसकी विजय का मुख्य श्रेय उसके तोपखानों को दिया जाता है। उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा नामक तुर्की तोपचियों की सहायता से उसने एक अच्छा तोपखाना तैयार किया था। और आगे हमने डिस्कस कर लिया है अगले स्टेटमेंट को। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हुमायूं और शेरशाह से संबंधित है। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा? तो यह शेर खान था। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था। तो इसमें वही जो क्वेश्चंस में जो लाइन रिपीट की गई है उसी को रिपीट किया गया है इसके एक्सप्लेनेशन में भी। अगला क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका उत्तर होगा ई। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था, और इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया, और इसकी मृत्यु लगभग 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ी को 50, 250 और 50 और
500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय भी यह सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है, तो आप भी ई मानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया तो कब किया था? 1532 में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, 1531 में कालिंजर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? तो वो हाजी बेगम थी। ठीक है, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1565 से 72 के बीच करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ने तैयार किया था। यह मकबरा मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। ठीक है, इस मकबरे में 4 बाग शैली में बाग को लगाया गया है। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि के अनुसार सही क्रम में अंकित करें। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ था देवरा का युद्ध, फिर हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में, फिर हुआ कन्नौज का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। इसके ईयर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो देवरा का युद्ध हुआ था वो 1532 में हुआ था। उसके बाद है चौसा का युद्ध, ये 1539 में हुआ था। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो 1540 में हुआ था। और सरहिंद का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1555 में। ठीक है, एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो 4 प्रमुख युद्धों का क्रम हमने देख लिया है। इसके एक्सप्लेनेशन में आगे है 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है, देवरा के युद्ध के बारे में भी दिया गया है कि ये गोमती नदी के तट पर दौड़ा देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त करने के लिए किया गया था ये युद्ध। ठीक है, हुमायूं के विरुद्ध चौसा की विजय से शेर खां की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने फरीद अल दीन शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम से खुतबा पढ़ाया और सिक्के भी अंकित करवाए। 1540 में हुआ कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। ठीक है, हुमायूं इसमें हार गया था। उसके बाद है 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ, जिस सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, सरहिंद का युद्ध 1555। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वो शेरशाह सूरी था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शेरशाह की उपाधि कब? तो चौसा युद्ध के बाद। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो यह सासाराम में है, रोहतास जिले में, बिहार के। और शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो कालिंजर के युद्ध के दौरान 1545 में घायल हो जाने के कारण। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये शेरशाह की थी। ठीक है, जब्ती मुगलकालीन राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के और अबुल फजल के विवरण के अनुसार इस प्रणाली की शुरुआत शेरशाह के काल से मानी जाती है, जबकि अकबर के एक शासनकाल में इस प्रणाली में कई बदलाव कर इसे और वैज्ञानिक बनाया गया। जब्ती प्रणाली ही अकबर के समय आगे चलकर आईन दहसाला के आधार बनी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान की ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? तो ये H.G. कीन है। ठीक है, एक इतिहासकार हैं जिन्होंने शेरशाह के संबंध में ये कथन कहा है। इसके आगे भी उसी स्टेटमेंट को दोहराया गया है। और ये क्यों कहा है इसको देख लेते हैं। दरअसल शेरशाह के बारे में यह टिप्पणी कीन ने उसकी प्रशासनिक शासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था, सड़कें, सराय, डाक व्यवस्था आदि के सुधारों के संदर्भ में यह टिप्पणी की थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो हमने डिस्कस कर लिया है, ये चौसा में लड़ा गया था 1539 में। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन सम्राट अकबर से संबंधित है। भारत के एकीकरण के बाद
वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा? तो उन्होंने ये अकबर के संदर्भ में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो ये दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है और इसका निर्माण जो था वो अकबर ने करवाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये थे हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति। और मुगल सेनापति कौन थे? तो ये मान सिंह थे। एवं आसम खां जो थे वो भी थे उनके साथ। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी टुकड़ी शामिल थी। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे छापामार युद्ध का सहारा लिया गया। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? तो ये सम्राट अकबर थे। और इससे संबंधित जो डेट लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, वो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक बार इसमें देख लेते हैं। 1562 में उन्होंने दास प्रथा को खत्म किया। 1563 में उन्होंने तीर्थ यात्रा कर को बंद किया। 1564 में उन्होंने जजिया कर को समाप्त किया। उसके अलावा और भी डिस्कशन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। उन्होंने मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई। प्रांतीय शासन, लगान व्यवस्था, मुद्रा, कर्तव्यों की व्याख्या, बादशाह के पद एवं कर्तव्यों की व्याख्या और उसके उत्तराधिकारियों का स्वरूप बनी। अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने संगठित और घोषित नीति सुलह कुल के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक सहिष्णुता को अपनी राजनीतिक आदर्श बनाया। ठीक है, मजहर की घोषणा भी इन्होंने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? तो 1576 में। ये इंपॉर्टेंट है। 1572 में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया और 1574 में बिहार को पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। तो इसमें कमांडर कौन थे? तो मुनीम खां। ये इंपॉर्टेंट अगली बार पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था सम्राट अकबर के द्वारा। अकबर ने 1582 में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति है। इसका प्रधान पुरोहित कौन थे? तो अबुल फजल थे। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है जहांगीर से संबंधित। किस मुगल शासक के समय थॉमस रो जो था वो भारत आया था? तो वो जहांगीर के समय आया था। ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 से 1611 के बीच में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया प्रथम अंग्रेज राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ठीक है, तो इंग्लिश खान के ऊपर हमने चर्चा की, हॉकिंस को। इसका उत्तर हो जाएगा ए। जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, एतमादुल्ला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनवाया? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। एतमादुल्ला का मकबरा जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी इसका उत्तर। एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां के ने 1622 से 28 के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा पहला मुगलकालीन मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में संभवतः पहली बार पित्रा दुड़ा शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
ये अलंकरण की शैली है पित्रादुरा, जिसमें कि जो भी रत्न होते हैं वो संगमरमर में जड़े जाते हैं। और एतमादुल्ला का जो मकबरा है उसको कहा जाता है कि वो ताजमहल के पहले का मतलब उसका जो प्रेडिसेसर जो हम कहते हैं, तो एतमादुल्ला के मकबरा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्रादुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, उसका उत्तर हो जाएगा ए। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पित्रादुरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पित्रादुरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुल्ला के मकबरे में किया गया। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। ठीक है, यही पित्रादुरा का काम ताजमहल में भी कराया गया बाद में। अगला क्वेश्चन है शाहजहां से संबंधित, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। और अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर बसा की स्थापना की, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। 1638 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। अनियमित अष्टकोणीय आकार का यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। निर्माण कार्य जो है 1639 में प्रारंभ हुआ तथा 9 साल में यह पूर्ण हुआ। इस किले की पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा तथा दक्षिणी दरवाजा का नाम दिल्ली दरवाजा है। ठीक है, ऐसे भी दिल्ली से पश्चिम की तरफ ही पाकिस्तान या लाहौर पड़ता है, तो इसीलिए पश्चिमी दरवाजा हो गया लाहौरी गेट, और जो दक्षिणी दरवाजा है वो दिल्ली दरवाजा हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो A.L. श्रीवास्तव हैं जिन्होंने शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव की पुस्तक का नाम है मुगल कालीन भारत, और इसमें उन्होंने इससे संबंधित चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये कंधार था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान शाह के लिए रणनीतिक, आर्थिक, साथ साथ भावनात्मक और प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों ने साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो औरंगजेब से संबंधित है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, तो ये दारुल इस्लाम है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अंग्रेज औरंगजेब जो है वो सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। यहाँ पे दारा से संदर्भ दारा सिको का लिया जा रहा है। इस कानून के अनुसार धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज में दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित न हो जाएं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इससे संबंधित बहुत सा विवाद भी है, लेकिन जो अब इसका उत्तर है उसको यही दिया गया है। तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो वो औरंगजेब था, ऑप्शन हो जाएगा बी। मुगल शासक के विरुद्ध ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया प्रथम बार, और पहली बार किया था 1686 ईस्वी में। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चरनाक सहित अंग्रेजों को हुगली, यानी कि बंगाल का जो भी क्षेत्र है हुगली, वहां से खदेड़ दिया। जॉब चरनाक जो है ये कलकत्ता का निर्माण करता है, कलकत्ता बसाने में इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। अगला हमारा टॉपिक है जो मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, तो ये लगान निर्धारण का तरीका था, ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा बी, लगान निर्धारण का तरीका। बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेर शाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी, नस्क या मुक्ताई या कनकूत, नकदी अथवा जब्ती, गल्ला बख्शी या बटाई।
ये बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका बी, जहांगीर ने शुरू की थी। दो अस्पा सिंह अस्पा की प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, 2 गुने घोड़े। सिंह अस्पा, इनमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? तो ये लोक आचरण अधिकारी था। उत्तर हो जाएगा सी। और मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का अधिकारी था। इसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने शराब के खुले और अनियंत्रित व्यापार पर अंकुश लगाया और वेश्याओं का नगरों में निवास निषिद्ध घोषित किया। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया, उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है, तो ये क्या है? और उत्तर हो जाएगा इसका बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला क्वेश्चन है, और एक इसमें बन सकता है क्वेश्चन, यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हस्तांतरित भी किया जा सकता था मददे मास के अंतर्गत दी गई भूमि को। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, तो वो मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य काजी है वो न्यायाधीश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? तो इसका है उत्तर, इसमें उत्तर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा बी। ठीक है, सैनिकों की सुगमता से भर्ती होती। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था की लागू हुई सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी, पदाधिकारी का वरीयता क्रम, ठीक है, वेतनमान और सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायी मनसबदारों पर डाल दिया था उत्तरदायित्व, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो मुगल कालीन संगीत और चित्रकला से संबंधित है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बी इसलिए हो जाएगा क्योंकि बीपीएससी ने अपने उत्तर पत्रक में प्रश्न का उत्तर में विकल्प जो है बी माना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो इसमें बीपीएससी ने क्या उत्तर माना है, ये तो इसमें नहीं दिया गया है, अतः उत्तर ए और सी दोनों विकल्प है। ठीक है, अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होगा, तो इससे आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि अभी निगेटिव मार्किंग है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को टच करना थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। यूरोपियन चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो ये अकबर के दरबार में हुआ था यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की, व्यक्ति विशेष का चित्रण और दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। ठीक है, चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। चित्रकला से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे डिटेल में देख लेंगे, खासकर मुगल कालीन चित्रकला। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्कीन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है मिस्कीन। अकबर के समय दशवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो ये सम्राट अकबर के राज दरबारी थे। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची? तो ये जहांगीर के नेतृत्व में। तो इसका एक्सप्लेनेशन को हम छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं हम मुगल कालीन साहित्य की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो गीतावली लिखी गई है, विनय पत्रिका लिखी गई है और कवितावली लिखी गई है। साहित्य लहरी उनके द्वारा नहीं ली गई है। साहित्य लहरी की जो रचना है वो सूरदास द्वारा की गई है।
हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो ये गुलबदन बेगम है, ऑप्शन हो जाएगा सी। बाबर की पुत्री हैं गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी जो फारसी भाषा में है। ठीक है, भाषा भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया कि बाबर तथा हुमायूं के राजकाल के विषय में जिसे भी कुछ स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अगला क्वेश्चन है तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। आईने अकबरी इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। यह अकबरनामा के 3 भागों में तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है, फुतुहात आलमगीरी। आप जितने भी एंशियंट मेडाइवल में जितने भी साहित्य हैं उनके लेखक का नाम कुछ जो इंपॉर्टेंट है कम से कम उनका एक लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर वहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है तुजुके बावड़ी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजुके बावड़ी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। तुजुके बावड़ी या बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखा था। इसका फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में किया गया था। अब्दुल रहीम खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया। ठीक है, और अंग्रेजी में इसका जो अनुवाद हुआ सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉन लेडेन और विलियम एस्केर्न ने किया था। अगला जो हमारा टॉपिक है मुगल काल विविध से संबंधित है। अब हम इसके इसको मैच द फॉलोइंग है, देख लेते हैं। इसमें जो बाबर हैं उनके जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है? तो वो है कामरान। अकबर के पुत्र का नाम क्या है? तो ये है सलीम। और शाहजहां के पुत्र का नाम क्या है? तो वो है मुराद। और जहांगीर के पुत्र का नाम है खुसरो। ठीक है, तो सीरीज बन रहा है 3, 1, 4, 2। तो उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? हमने देखा था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो B1 कहाँ है? तो 3 ऑप्शन मिल गया हमें, B11। काबुली बाग मस्जिद अभी हमने देखा। एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। जो D2, तो D2 यहाँ भी है, यहाँ है, तो ऑप्शन हो जाएगा A। ठीक है, B1 हो जाएगा और A4 हो जाएगा। काबुली बाग मस्जिद का जो निर्माण करवाया वो बाबर ने करवाया और इलाहाबाद के किला का निर्माण करवाया अकबर ने। हरियाणा में है। हरियाणा के पानीपत में स्थित काबुली बाग मस्जिद बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी पर विजय की स्मृति में बनवाई थी। और इलाहाबाद का किला जो था 1583 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। और हमने एतमादुल्ला के मुकाबला के बारे में डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, तो ये सही है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर थे, तो ये सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये भी सही है, बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध, ये गलत है, ये टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था ये अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और मराठा के बीच में हुआ था तृतीय युद्ध। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के विरुद्ध दोनों के बीच। और तृतीय हमने डिस्कस किया मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? तो ये सूरत बंदरगाह को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से मक्का की तीर्थ यात्रा यहीं से शुरू होती थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक कार्य किया? तो ये विलियम फिंच का कथन है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी।
और इसे इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स भी कहा जाता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो सिख संप्रदाय से संबंधित है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। इनका जन्म 1666 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 7 अक्टूबर 1708 में। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है कहाँ? पटना में। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो मराठा साम्राज्य और संघ से रिलेटेड है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये रायगढ़ में थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण कर रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और इसके आगे भी दिया हो गया है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं कहीं मैंने देखा है टेस्ट सीरीज में पूछे दिया जाता है। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो जो प्रधान होते थे वो शिवाजी के शासनकाल में होते थे। ठीक है, उनमें कौन कौन से थे और यहाँ पे डिटेल दिया गया है। पेशवा होते थे जो प्रधानमंत्री के रूप में थे, और अमात्य या मजूमदार वो वित्त या राजस्व मंत्री, वाक्यान्वेष या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन कार्यवाहियों को विवरण रखता था। सचिव या सुरनवीस राजकीय पत्र व्यवहार इनका कार्य देखता था। दबीर या सुमंत ये विदेश मंत्री होते थे। सेनापति या सर ए नौबत ये सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करते थे। पंडित राव ये धार्मिक कार्यों के लिए, और न्यायाधीश जो होते थे मुख्य न्यायाधीश होते थे। तो टोटल हो गया 8, इसी को कहते थे अष्टप्रधान। अगला मैच द फॉलोइंग है। तो हमने ऊपर में डिस्कस किया है कौन क्या था। तो पेशवा है प्रधानमंत्री, B1 हो जाएगा। तो B1 यहाँ पे आप हमें उत्तर मिल गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। उत्तर हो जाएगा डी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। मराठा काल में सरजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का विघटन। अगला टॉपिक है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह मोहम्मद शाह रंगीला, इसका उपनाम मोहम्मद शाह भी रंगीला भी है। शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। नादिर शाह ने अपने साथ 60 लाख रुपए, कई हजार अरसरफियाँ, 1 करोड़ रुपए के सोने की वस्तुएं, 50 करोड़ के जेवरात, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और साथ साथ तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन को ही तख्ते ताउस भी कहा जाता है, को ईरान ले गया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो वो जो सम्राट था वो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। उसका वास्तविक नाम था अली गौहर, और अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार में गुटबाजी के चलते वह दिल्ली से बाहर रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 से 71 तक खाली रहा। 1772 में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच पाया। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और शाह आलम द्वितीय ने कई बार बिहार पर अभी आक्रमण किया था, इससे संबंधित बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनकी साम्राज्य की सीमा थी। ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है, तो इसको डिस्कशन का कोई औचित्य बनता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। डिस्कशन काफ़ी लंबा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।